हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण शक्तता के बारे में यहाँ पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें कहते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। तो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी, तो वहाँ पे हमें एक एंजाइम का पता चला था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या कार्य होता है कि यह डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करने के काम में आने वाला एंजाइम है। अर्थात मैंने दूसरे वर्ड्स में कहा था कि इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, आणविक कैंचियाँ भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डीएनए के खंड करने के काम में आता है। ठीक है, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने के काम में आता है। तो प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये डीएनए के विशेष रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचान कर उन्हें काटते हैं और डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या खंडों में विभक्त करने का कार्य करते हैं। और जब ये किसी फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये उसके रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण को रोक देते हैं। इसलिए इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद में उस होस्ट सेल में वह उसके मल्टीप्लिकेशन को या गुणन की प्रक्रिया को रोक देते हैं, अर्थात उसकी क्रिया को प्रतिबंधित कर देते हैं। इसीलिए इन्हें प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। मैंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? डीएनए फ्रेगमेंट्स को या डीएनए के सेगमेंट को छोटे छोटे खंडों में या फ्रेगमेंट्स में बांटने का कार्य करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ने का कार्य करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये तो पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के सेगमेंट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने का कार्य करता है, अर्थात मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह कार्य करता है। ये कैसे काटेगा? ये क्या करेगा? जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, उन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करेगा? ये तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? जल अपघटन करके। डीएनए के जो सूत्र होते हैं या फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो डीएनए के सूत्र में उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का जल अपघटन कर देते हैं। और ये जो जल अपघटन, जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, इस जल अपघटन के फलस्वरूप क्या होता है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट जाते हैं और वह डीएनए खंड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। और जब ये डीएनए खंड छोटे छोटे खंडों में टूटेगा या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इनमें जो क्षारक अनुक्रम होते हैं या जिन्हें मैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह सकती हूँ, वह समान संख्या में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उपस्थित होती है। अब देखो, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रतिबंधित एंजाइम क्यों कहा था हमने? क्योंकि ये होस्ट में उपस्थित किसी फॉरेन डीएनए के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन या गुणन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। इसलिए इन्हें प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कुछ विशेषताएं हैं। स्पेशलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या क्या है वो देखो आप। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी डीएनए को निश्चित रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे ही काटता है। जब मैंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी आपको, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से पहले मैंने सेलुलर टोटिपोटेंसी पढ़ाई थी, तो सेलुलर टोटिपोटेंसी के बाद में मैंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी। तो मैंने आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में उपस्थित किसी निश्चित रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचान कर ही काटते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए में उपस्थित रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचान के ही वहाँ से जीन को काटते हैं। और जीन मैंने क्या बोला था, जीन एक्चुअल में होती क्या है, डीएनए का सेगमेंट्स ही होते हैं जो आगे हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे पहचान कर ही वहाँ पे कट लगाते हैं और इसमें पैलिंड्रोम और ये जो रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स जिन्हें कहते हैं हम पहचान स्थल, तो ये होती है पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम प्रकृति के कट लगाते हैं, या जो डीएनए में रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वो पैलिंड्रोम टाइप की होती है। पैलिंड्रोम कैसे, सिंपल वर्ड्स में कहूँ पैलिंड्रोम कैसे होते हैं भाई, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स किस प्रकार के होगी, पैलिंड्रोम टाइप की। अब पैलिंड्रोम क्या होते हैं वो देखो आप, GGA/TCC अर्थात डीएनए के दोनों सूत्रों को दोनों एंड से पढ़ने पर जो भाषा मिलेगी हमें वो एक समान ही मिलेगी। कैसे, डीएनए के दोनों सूत्रों को दोनों तरफ से पढ़ने पे जो सीक्वेंस होगी किसकी, बेस पेयर्स की या न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होगी वो सेम होती है। देखो GGA/TCC, तो यहाँ आप देख सकते हो CCT/AGG, तो ये दोनों तरफ से पढ़ने पर ये सीक्वेंस समान प्राप्त हो रही है। देखो ये मान लो ये है 3' ये है 5', ये है 5', ये है 3'। तो 3' पे जो न्यूक्लियोटाइड्स की या क्षारक अनुक्रम होते हैं उनकी सीक्वेंस कैसे होती है, ऐसी, और ये भी यहीं से भी ऐसी है। 5' से पढ़ने पर इस सिरे की जो सीक्वेंस है वो कैसी है, CCT, तो 5' से पढ़ने पे इसकी जो सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो कैसी होगी, CCT। अर्थात पैलिंड्रोम एंड्स वो एंड्स होंगे जिन्हें डीएनए के दोनों सूत्रों को दोनों तरफ से पढ़ने पे समान ही सीक्वेंस प्राप्त होती है, या दोनों की जो क्षारक अनुक्रमों की जो भाषा होती है वो समान होती है। ठीक है, अब क्या होगा, प्रत्येक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी विशेष प्रकार की रेस्ट्रिक्शन साइट्स को ही काटने का कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंप्लीट डीएनए को काट सकता है, नहीं, एक विशेष प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही एक विशेष प्रकार की रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचानेगा और उस पर वहाँ से कट लगाएगा। अर्थात प्रत्येक साइट की पहचान के लिए प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उपस्थित होना आवश्यक है। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि होस्ट में जब हमने
आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वेक्टर भेजा था उसमें क्या करते हैं, अगर किसी होस्ट सेल में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उपस्थित है तो क्या करेंगे कि जो डिज़ायर्ड जीन या फॉरेन जीन हमने जोड़ा था उसके साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं और उसकी गुणन को रोक देते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन पे रोक लगा देते हैं। तो ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस हमें प्राप्त हुई थी या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट लगते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे लगने वाले कट दो टाइप के होते हैं, इवन और ऑड। इवन मीन्स समान, ऑड मीन्स असमान। तो जब रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट लगते हैं तो वो कट दो प्रकार से लग सकते हैं, इवन या ऑड टाइप से। लेकिन जब इवन साइट्स पे कट लगते हैं कैसे लगेंगे, अब देखो ये है 5' ये है 3', ये 3', ये है 5', और ये क्या है एक्चुअल में कोई डीएनए है। अब देखो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानेंगे तो क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचान के उस डीएनए में वहाँ पे कट लगाएंगे, और जब वो कट लगने पे डीएनए के दोनों सूत्र समान पैलिंड्रोम से आके कट जाते हैं तो कौन से एंड्स बनते हैं, ब्लंट एंड्स। जब पैलिंड्रोम सीक्वेंस समान टाइप से कट जाती है तो कौन से एंड्स बनेंगे, ब्लंट एंड्स। मीन्स ये डीएनए के जो दोनों सूत्र होते हैं उनको समान साइट से काट के दो समान भागों में डिवाइड करने का कार्य करता है। तो ये कौन से कट हो गए, इवन कट्स या समान कट। इनमें क्या होगा, जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गई, तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस समान भागों में डिवाइड हो जाते हैं, अर्थात जो डीएनए के दोनों सूत्र हैं वो एक ही साइट पे कट लगने से दो समान बराबर भागों में बट जाते हैं, और इससे बनने वाले कट कौन से कट बनेंगे, ब्लंट एंड्स या बूथरे सिरे। मैंने बता दिया था कोहेंसिव एंड ब्लंट एंड्स कटते हैं किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। तो जब इवन टाइप के कट लगते हैं तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे दोनों डीएनए सेगमेंट समान भागों में डिवाइड होंगे, डीएनए के दोनों सूत्र समान भागों में डिवाइड होंगे, तो ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ब्लंट एंड्स कैसे हुए कि जब ये कट लग गया, कट लगने के बाद में ये जो डीएनए बना ये अलग हो गया, तो इसमें जो डीएनए के दोनों सूत्र हैं वो समान आकृति में कटे हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस फ्री स्टेज में नहीं पाई जाती, अर्थात ये बूथरे या ब्लंट एंड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे जब कट लगा तो ये समान दो भागों में डिवाइड हो गए, तो ये कौन से हुए, समान या ब्लंट एंड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब ओड सेगमेंट्स की हम बात करें या कट जो ओड टाइप से लगते हैं, उनमें क्या होता है कि जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस डीएनए के एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट, या डीएनए के पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे एक ही साइट पे कट ना लग के दो असमान भागों में कट लगते हैं। कैसे लगेंगे, जैसे कि मान लो यूं। ये क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए की ये है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस को जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है उन रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचान के ही वहाँ पे कट लगाते हैं। ब्लंट एंड में क्या हुआ था कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसे पहचान के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर जब कट लगाते हैं तो कट दोनों सूत्रों पे समान प्रकार से लगता है, लेकिन जब हम
ओड टाइप में बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कट लगता है वो समान टाइप से नहीं लगता और पहले सेगमेंट से कुछ क्षारक अनुक्रम छोड़ के दूसरे सेगमेंट पे कट लगाता है। अब देखो यहाँ पे GGA से यहाँ से कट लगा तो यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हुआ, CCTA पे जाके ख़त्म हुआ। अर्थात जो ब्लंट एंड्स थे वो कैसे उत्पन्न हो रहे थे, समान दोनों सूत्रों में एक बराबर कट लग रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि DNA के एक सूत्र पे कट लगने के बाद में दूसरे सूत्र पे कुछ क्षारक अनुक्रम छोड़कर कट लगते हैं। तो देखो इधर सिर्फ 2 क्षारक अनुक्रम रह गए, इधर 3 रह गए, तो कुछ क्षारक अनुक्रम छोड़कर कट लगते हैं। तो देखो ये जो एंड्स प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। तो ये कट्स कैसे प्राप्त हुए, ऐसे। तो अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूँ तो ये कैसे होंगे, ये जो कट लगे वो कैसे होंगे, इस टाइप के। जबकि जो इवन टाइप के कट लगे थे वो कैसे बन रहे थे, ऐसे। मीन्स जो DNA के दोनों सूत्र थे वो समान थे, तो ये एंड्स कौन से हो गए, ब्लंट एंड्स। और ये इस टाइप से कुछ क्षारक अनुक्रम छोड़ के जो कट लगे तो इससे कौन से एंड्स बने, असमान पेंड्रोम सीक्वेंस प्राप्त हुई। और ये कौन से हुए, कोहेंसिव एंड्स। कोहेंसिव एंड्स को बोलते हैं ससंजक सिरे। तो इसमें ब्लंट एंड्स हैं जो डबल हेलिकल युक्त हैं और इनमें कोहेंसिव एंड्स हैं जिनमें हर तरफ, मान लो ये है 3' और 5', तो 3' की तरफ भी सिंगल प्राइमर प्राप्त हो गया किसी DNA को आकर जुड़ने के लिए, और 5' की तरफ पे भी सिंगल DNA सेगमेंट प्राप्त हो गया जो किसी आकर जुड़ने वाली बाह्य जीन के लिए एक प्राइमर की तरह या एक टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा। तो टेम्पलेट के लिए कार्य क्यों करेगा, क्योंकि ये जो सूत्र है वो द्विसूत्री तो है, लेकिन देखो उसमें आकर जुड़ने वाले किसी भी फॉरेन या डिजायर्ड जीन के लिए पहले से ही एक टेम्पलेट या एक सूत्र उपस्थित होता है, इसलिए इसे कोहेंसिव एंड्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी ये विशेषता होती है कि एक तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह कार्य करती है, ठीक है। ये विशेष प्रकार की रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचान के वहीं पे कट लगाती है। हर रेस्ट्रिक्शन साइट को काटने के लिए एक विशेष प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज़ हो सकता है। ये पैलिंड्रोम टाइप के होते हैं, अर्थात DNA के दोनों सूत्रों को की लैंग्वेज पढ़ने पे, दोनों सिरों से उसकी लैंग्वेज पढ़ने पे समान ही प्राप्त होती है। और इसमें जो कट लगते हैं वो इवन और ओड टाइप के लगते हैं, जिससे ब्लंट एंड्स और कोहेंसिव एंड्स प्राप्त होते हैं। ब्लंट एंड्स 2 समान DNA सूत्रों में विभक्त हो जाते हैं, जबकि कोहेंसिव एंड्स में किसी नए आकर जुड़ने वाले DNA को एक पहले से ही एक टेम्पलेट प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो कोहेंसिव सिरे होते हैं वो कुछ क्षारक अनुक्रम छोड़कर कट लगने के कारण बनने वाले DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं। जो कोहेंसिव एंड्स होते हैं उन कोहेंसिव एंड्स पे कोई भी क्षारक अनुक्रम आसानी से आके जुड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही वो एक DNA एक टेम्पलेट की तरह उपलब्ध होता है। और ये जो कोहेंसिव एंड्स होते हैं वो स्टिकी टाइप के होते हैं। स्टिकी मीन्स थोड़े चिपचिपे प्रकार के होते हैं, जिससे आकर जुड़ने वाले जो DNA या डिजायर्ड जीन या फॉरेन जीन होती है वो आसानी से आके इस पर चिपक जाती है। अर्थात ये नए जुड़ने वाले जीन या DNA को एंड्स या सिरे प्रदान करने का कार्य करती है, और इस कोहेंसिव एंड से आसानी से कोई फॉरेन जीन आके जुड़ सकती है। अब देखो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है
इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज स्मिथ नाथान्स एवं आर्बर ने की थी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की? स्मिथ, नाथान्स एंड आर्बर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी और उनके इस कार्य के लिए इन्हें बाद में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। इन्हें शॉर्ट में RE भी कहते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामांकन होता है या नामांकन होता है उसे यहाँ पे नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी, और इन्हें शॉर्ट में RE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किसी भी DNA में उपस्थित रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचानने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लिया जाता है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट लगाने का कार्य करता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह या आणविक कैंचियों की तरह कार्य करते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। हाँ, इससे पहले इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इन्हें न्यूक्लियस एंजाइम की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जल अपघटन करने का कार्य करते हैं, अर्थात यह कैंचियों की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस एंजाइम की श्रेणी में रखा जाता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे? DNA सेगमेंट को एंड्स से काटने का कार्य करते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियस DNA सेगमेंट को बीच से काटने का कार्य करेंगे। तो एंडोन्यूक्लियस कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे? एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA सेगमेंट्स के एंड्स पर उपस्थित रेस्ट्रिक्शन साइट्स को पहचान के कट लगाने का कार्य करते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेंगे? DNA सेगमेंट के बीच में उपस्थित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहचान कर वहाँ पे कट लगाने का ये कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण के लिए उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जिस भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया गया है उसका साइंटिफिक नेम ज्ञात होना चाहिए। मीन्स उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया है, चाहे वो बैक्टीरिया ही हो, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जिस बैक्टीरिया से खोजा गया है उस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद ही हम उसके आविष्कारकर्ता के आधार पर उसका नामकरण कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि नामकरण की पद्धति में फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके आविष्कार करता है या उसके जो खोज करता है उसके नाम पे उसका नामकरण किया जाता है। उसके अलावा जिस बैक्टीरिया से उसे खोजा गया है उस सोर्स के आधार पे या उस बैक्टीरिया का जब हमें साइंटिफिक नेम पता होता है तो भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो जब किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले जो जीनस यूज़ में लिया जाता है उस जीनस का या उस बैक्टीरिया के जीनस का कैपिटल वर्ड यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर के लिए उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सोर्स अर्थात मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया का सबसे पहले
साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, उस बैक्टीरिया के जीनस का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर में यहाँ लिखा जाएगा। तो नामकरण के समय बैक्टीरिया के जीनस का कैपिटल लेटर लिखा जाता है। उसके बाद में दूसरा व तीसरा शब्द या लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर जीनस का लिखते हैं जो कैपिटल होता है, और सेकंड जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं, और स्मॉल लेटर होने के साथ में क्या होता है कि ये स्पीसीज को शो करते हैं और ये जीनस को। तो फर्स्ट वर्ड जो लेते हैं वो जीनस का लेते हैं, उस बैक्टीरिया के जीनस का फर्स्ट लेटर लेंगे और वो कैपिटल में लेंगे, और फिर दो जो लेटर लेते हैं वो स्मॉल लेटर लेते हैं, और वो कौन से होते हैं, उस बैक्टीरिया के स्पीसीज के वो लेटर होते हैं। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम पे या उसमें उपस्थित प्लाज्मिड के आधार पर भी उसे नाम दिया जाता है। जैसे कि उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उपस्थित है तो उसे कैपिटल लेटर में कुछ स्थान छोड़ के लिखा जाता है। अगर उस बैक्टीरिया में कोई स्पेसिफिक या विशिष्ट प्लाज्मिड होता है, जैसे कि आर प्लाज्मिड, तो अगर उस बैक्टीरिया में कोई विशेष प्लाज्मिड होता है तो उस प्लाज्मिड को भी या उस प्लाज्मिड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में कुछ स्थान छोड़कर लिखा जाता है। और अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक या दो हो या उससे ज़्यादा हो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नंबरिंग उस हिसाब से की जाती है जिस हिसाब से वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है। तो कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं उस हिसाब से रोमन संख्या में उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नंबर को यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, इस तरह इसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि इस्चीरिया कोलाई है, जिसे ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई का नामकरण कैसे करेंगे? तो अगर हम इस्चीरिया कोलाई, जिसे हम कहते हैं ई कोलाई का हम नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? इस टाइप से। तो हमें ई कोलाई से प्राप्त रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर जीनस का लेंगे। वो जीनस कौन सा होगा? कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर किसका लेंगे? ई कोलाई के जीनस का। तो मैंने बताया था कौन से लेंगे? ई कैपिटल। फिर सेकंड लेंगे स्पीसीज के दो शब्द, स्पीसीज के दो लेटर जो यूज लेंगे वो कौन से लेंगे? स्मॉल लेटर। ठीक है, अब देखो उसके बाद में उसमें कोई विशिष्ट प्लाज्मिड है तो वो विशिष्ट प्लाज्मिड को भी कुछ दूरी छोड़ के लिखा जाता है। तो विशिष्ट प्लाज्मिड यहाँ पे क्या है? आर प्लाज्मिड। तो आर प्लाज्मिड यहाँ पे लिख दिया। अब उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज पहले किसकी की गई या किसके बाद में की गई, उसकी नंबरिंग के बेस पे जो नंबर प्राप्त होता है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट खोजा गया है तो उसकी नंबरिंग के बेस पे रोमन संख्या में उसका नंबर लिख दिया जाता है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस तरह इसका नोमेनक्लेचर हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो शुरू के 3 लेटर हम लिखते हैं उन्हें इटैलिक फ़ॉन्ट्स में लिखा जाता है। कैसे? ऐसे। इटैलिक फ़ॉन्ट्स में मीन्स तिरछे। ये जो शब्द सीधे हैं इधर इन्हें तिरछा कर दिया गया। तो शुरू के जो जीनस और स्पीसीज को हम लिखते हैं तो उन्हें हमें
तिरछे फ़ॉन्ट्स में लिखना चाहिए। इटैलिक फ़ॉन्ट्स में जीनस और स्पीसीज़ को शो करना चाहिए और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की संख्या है उसे रोमन संख्या में यहाँ पे दर्शाना चाहिए। इससे आगे की क्लास में मैं इससे आगे वाली प्रोसेस को कंप्लीट करवाऊंगी कि किस टाइप से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम ब्लंट एंड्स को चेंज कर सकते हैं या उन ब्लंट एंड्स में कुछ परिवर्तन करके एक कंप्लीट डीएनए सेगमेंट को हम प्राप्त करते हैं जो आगे के लिए rDNA टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।